एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हिंदी हब बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपकी हिंदी टीचर। यानी कि जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि इस चैनल पर हम हिंदी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में हिंदी में संज्ञा पढ़ी थी, तो आज हम भाई हिंदी के संज्ञा के बाद सर्वनाम ही तो आता है ना, तो आज हम अपने इस वीडियो में संज्ञा को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप तो ज़रूर इसको लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि भाई अगली क्लास कब है, अगली क्लास में क्या पढ़ाया जाना है। तो इन सब के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ठीक है, प्लीज़ जल्दी से सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोस जा रहे हैं उनको लाइक करें। और उसके साथ साथ आपको कमेंट भी करना है। कमेंट करके आपको बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और अगले नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ना है। अगर आप लोग मुझे खुद से ही बता देंगे कि मैम मुझे ये पढ़ना है या प्रियंका ये पढ़ना है, तो उससे आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पता तो चलेगा कि भाई लोगों को ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना और साथ ही साथ आपको लाइक भी करना है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। अभी हमने पढ़ा था संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था। संज्ञा पढ़ा था, उसकी परिभाषा, संज्ञा के प्रकार पढ़े थे और साथ ही साथ संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न भी किए थे। तो मेरा ऐसा उद्देश्य था, मुझे लग रहा था कि अगर संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे तो भाई हमारा जो संज्ञा का जो कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही भाई अगर हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे और साथ ही साथ सर्वनाम के प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि भाई बहुत सारे लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जल्दी से वेलकम है आपका हिंदी हब बाय प्रियंका में। ठीक है, तो सर्वनाम, तो सर्वनाम तो भाई बहुत सारे लोग पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले कुछ छोटे छोटे बच्चे भी होंगे जिनको सर्वनाम के बारे में उतना नहीं पता होगा। तो उन लोगों के लिए बता दें कि सर्वनाम मतलब कि संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा से इतना तो समझ में आ गया है कि भाई वो शब्द जो संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होने का मतलब जो शब्द संख्या के स्थान पर जिनका इस्तेमाल होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब तो हमने अभी तक सर्वनाम को बहुत ही साधारण शब्दों में जाना, लेकिन भाई अगर हमारे एग्जाम में अगर सर्वनाम की परिभाषा पूछी जाए तो उसको हमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना कि सर्वनाम या कुछ भी ग्रामर या व्याकरण से संबंधित आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको इसके उदाहरण के बारे में उस नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उदाहरण पता होगा तो आपको उस सर्वनाम को या संज्ञा या समास को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे भाई वो अब से उदाहरण पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ग्रामर सीखने का सबसे एक मूल उद्देश्य क्या है कि भाई हमें उस चीज़ का उदाहरण भी तो पता हो। उदाहरण पता होगा तब तो हम लोग उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को उदाहरण सहित पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और ऐसा ही मेरा मानना है, ऐसे ही मुझे लगता है कि बाकी आप लोगों का भी यही मानना होगा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको उदाहरण सहित चीज़ों को समझाऊं। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा है, तो हम जानेंगे सर्वनाम। सर्वनाम शब्द, सबसे पहले पेन ले लेते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, तो सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम से बना है। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है सर्वनाम मतलब कि सर्वधन नाम से बना है, मतलब कि सबका नाम। यहाँ पर सर्व का अर्थ सभी, अर्थात ऐसे शब्द, यहाँ पे बताया गया आपको सर्वनाम का अर्थ सभी शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो अगर इसको हम आसान रूप में जानें, आसान रूप में समझें, तो भाई सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। वो शब्द जो सभी नामों के
अलावा वो प्रयुक्त हो सके, मतलब कि वो शब्द जो सभी नामों के जगह प्रयुक्त हो सके, सभी नामों की जगह उनका उपयोग किया जा सके, उन्हें हम कहेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिससे वो क्लियर, जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पूरा क्लियर हो जाए कि भाई संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे, सर्वनाम का उदाहरण जानेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, आपको स्लाइड दिख रही होगी, लिखा हुआ है सामान्यतः संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो ये तो आपको पता ही है, और फिर भी बहुत अच्छे से आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो अपने फ़ोन से इस वीडियो का, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी हो, बस मेरी यही कोशिश है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सर्वनाम में अब उनको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। तो भाई सर्वनाम, अब यहाँ पर मैंने कहा ही आपको कि भाई हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी समझेंगे वो उदाहरण सहित ही समझेंगे। तो लिखा है मुकेश अच्छा लड़का है। ठीक है, तो मुकेश क्या हो गया? मुकेश हो गया यहाँ संज्ञा। तो अगर यहाँ कहा जाए कि भाई वह अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो गया? वह हो गया सर्वनाम। और वो कहाँ प्रयोग हुआ है? वो मुकेश की जगह वह का इस्तेमाल किया गया है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वह 8वीं में पढ़ता है, यहाँ पे पता है कि वह 8वीं में पढ़ता है, तो जो वह क्या हो गया? वह हमारा सर्वनाम हो गया। मुकेश हमारा संज्ञा हो गया, वह हमारा सर्वनाम। तो परिभाषा में ही समझ में आ गया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। लेकिन उसके पहले हमें सर्वनाम को पहचानना भी आना चाहिए कि भाई हम सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज हुए हैं उनको हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे मुकेश संज्ञा हो गया, तो अब यहाँ पे कहा जाए कि मुकेश की जगह कहा जाए कि वह अच्छा लड़का है, तो वह क्या होगा? वह होगा आपका सर्वनाम। ठीक है, चलो, तो अभी तक हमने सर्वनाम की परिभाषा देखी, सर्वनाम के उदाहरण को देखा, लेकिन अब हमें आगे सर्वनाम के प्रकार भी जानने हैं। वो इसीलिए क्योंकि कई बार अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अधिकतर आपको सर्वनाम से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया होगा और पूछ लिया होगा कि भाई इसमें बताइए कौन सा सर्वनाम है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपको सर्वनाम आ रहा है, आपके सिलेबस में है, तो उसमें से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम से, निश्चयवाचक से, अनिश्चयवाचक से। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत कंसंट्रेशन से देखना, ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैंने अपना चैनल इसीलिए ही बनाया है कि भाई किसी को भी उनके हिंदी में से संबंधित, उनके हिंदी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो ना, वो सारे क्लियर हो जाए। और मेरी उम्मीद है कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा, नहीं सर्वनाम के प्रकार। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखना कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भाई सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। आपको 4 विकल्प दिए होंगे, आपको कोई एक टिक करना होगा। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, हमेशा याद रखना। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और फिर निजवाचक सर्वनाम। तो इन सर्वनाम के नामों को भी याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसीलिए कहा गया है कि भाई आप अगर सुन रहे हैं इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रह जाएंगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर हम कोई गाना सुनते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है और हम उसको भूलते नहीं हैं। उसी तरीके से अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप इसमें पढ़ाई गई बातों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम्स आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके दिमाग में हैं, तो आप पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत ही ध्यान केंद्रित करके, मतलब कि कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमने जाना सर्वनाम क्या किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का उदाहरण और साथ ही साथ सर्वनाम के प्रकार। तो भाई सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और इन 6 प्रकारों को हमने उनके नाम भी जाने। अब हमें इन 6 प्रकारों को भी तो पढ़ना है भाई, हमसे क्वेश्चंस किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया जाए और बहुत ही कम टाइम में आपको पढ़ाया जाए, आपका ज़्यादा टाइम भी खराब ना हो और आपको वो चीज़ समझ भी आ जाए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपने इंग्लिश में अभी पढ़े होंगे ये चीज़ें, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें आती होंगी। अगर आप हिंदी में अभी इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो है परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि बोलने वाले, सुनने वाले या फिर एक कहते हैं ना 3 लोग होते हैं। ठीक है, कहा गया है 3 प्रकार, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा आगे। पुरुषवाचक वो है, वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला तो भाई बोलना वाला, पहला कौन हुआ, जो बोल रहा है। दूसरा कौन हुआ, जो सुन रहा है। और तीसरा जिसके बारे में वो दोनों बात कर रहे हैं। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे ही हिंदी में भी है प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। तो प्रथम पुरुष कौन होगा, जो बोल रहा होगा। मध्यम पुरुष कौन होगा भाई, जो सुन रहा होगा। और अन्य पुरुष यानी कि जो थर्ड पर्सन है वो होगा जिसके बारे में बात हो रही हो। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भाई 3 प्रकार होते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है भाई उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जिनके लिए, मतलब जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, हम कुछ बोल रहे हैं, तो हम कौन होंगे, हम होंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत हम आएंगे। जैसे कि मैं या मेरी, हमारी, हम, हमारा, हमें। तो उदाहरण, अगर इसको हम उदाहरण के तौर पे देखें तो मैं, मेरी, हम, हमारे, ये सब हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। उत्तम पुरुष मतलब कि मैं, मेरी। उसके बाद भाई अब आएगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होगा वो भी जानेंगे। फिर वो दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें बोलना वाला है, सुनने वाला है, और वो है जिसमें किसी अन्य की बात हो रही है। अब आ गया आपका सबसे पहले उसमें उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें आप जो बोल रहा है, जो लिख रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि मैं, मेरी, हम, हमारी। ठीक है, अब आएगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखना। लिखा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाला या पढ़ने वाला के लिए करता है।
ठीक है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं होंगी उत्तम पुरुष, ठीक है, और मैं जिससे बात कर रही हूँ वो होगा मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो होगा आपका अन्य पुरुष। तो इसकी परिभाषा है कि भाई जो बोलने वाला जिससे बात कर रहा है, ठीक है, वो होगा मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें या फिर आपका। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या आएगा? मैं, हम, मेरा, हमारा। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, ये सब आएगा आपका मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत। हमने प्रथम जाना, मध्यम जाना, अब हम भाई अन्य पुरुष के बारे में भी जानेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो लिखा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझें तो सर्वनाम का जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष यानी कि मैं, जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष यानी कि वो जो सुन रहा है, ठीक है, और अन्य पुरुष वो जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, वैसे ही आपका हिंदी में होगा कि जो बोल रहा है वो होगा आपका प्रथम, जो सुन रहा है वो आपका होगा मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका होगा अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो यह आएगा यह, वह, उसे या उसकी, वे, उन्हें, उनको, उन्होंने। तो ये सब बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो उदाहरण दिए गए हैं कि ये सब आएंगे आपके अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये सब कुछ आएगा, यह, वह, उसे, उसकी, वे, उन्हें या उनको, उन्होंने। तो ये सब आएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो अभी तक हमने जाना सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के प्रकार क्या है, और सर्वनाम का जो सबसे पहला प्रकार है वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और हमने ये भी जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। चलिए अब हम जानेंगे सर्वनाम के अन्य प्रकारों के बारे में। चलो, तो सर्वनाम का पहला प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का दूसरा प्रकार है भाई निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले तो इस सर्वनाम के नाम को सुन के ही आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जिसमें निश्चितता का बोध हो, भाई जिसमें निश्चितता का बोध होगा वही निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन फिर भी हम परिभाषा देखेंगे, जानेंगे क्या होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती, दूरवर्ती मतलब कि दूर का, समीपवर्ती मतलब पास का, निकट का, तो व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटना व्यापार का निश्चय बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूर के व्यक्ति का, पास के व्यक्ति का निश्चितता का बोध हो रहा हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब जानेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। यह, ये, उस, इस, वे आदि। तो ये कैसे हैं? ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब भाई आपको एक उदाहरण दिया है, उदाहरण से आपको ये समझना आसान होगा कि यह मेरा घर है। तो यह मेरा घर है, तो जैसे मैं कहूँ उदाहरण के तौर पे यह मेरा घर है, तो ये बात निश्चित है कि वो घर किसका है, वो घर मेरा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ निश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। अगर कहा जाए कि मेरा घर है तो आपको थोड़ी पता है कि भाई कौन सा मेरा घर है, ठीक है। इसीलिए इस वाक्य में कहा गया है कि यह मेरा घर है, मतलब कि वो चीज निश्चित है, वो वाक्य, उस वाक्य में निश्चितता का बोध हो रहा है, इसीलिए वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। अब आता है बाप का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो याद रखना, अभी तक हमने सर्वनाम के 2 प्रकार पढ़े हैं, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। अब हम सर्वनाम का तीसरा प्रकार जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसको जानेंगे।
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे निश्चयवाचक वैसे अनिश्चयवाचक, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड या कुछ भी कठिन नहीं है। इसमें हमें किसका बोध हो रहा है? अनिश्चितता का। तो यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब लेकिन इन सर्वनामों को पहचानना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें इनकी परिभाषा को बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना होगा। तो परिभाषा है, जिनमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि जिनमें भाई किसी भी चीज़ की निश्चितता का बोध ना हो, किसका बोध हो? बल्कि उसमें अनिश्चितता का बोध हो, वो होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा यह घर मेरा है, तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। अब हम कहें कि कोई घर मेरा है, उसमें क्या होगा? वहाँ पे निश्चित तो कुछ है नहीं, जो भी है अनिश्चित है, तो वो आपका अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। उदाहरण है कोई, कुछ, किसी या आदि। जैसे कहते हैं ना कोई आ रहा है, ठीक है, इसका उदाहरण अगर देखें तो होगा कोई आ रहा है। तो आपको तो पता नहीं कि भाई कौन आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? आपको अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कि कोई आ रहा है तो मतलब आपको पता नहीं है कि कोई आ रहा से भाई कौन आ रहा है, मुझे क्या पता कौन आ रहा, तो वहाँ अनिश्चितता हो रही है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आपको ये तीनों सर्वनाम में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो अब हम जानेंगे भाई संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई संबंधवाचक, जिससे किसका संबंध का बोध हो रहा हो, वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन ये तो हमारे सिर्फ पहचानने की ट्रिक है। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि भाई संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताइए, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो 6-7 के बच्चे हैं उनकी क्लासेस में ये इस तरीके के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए उनके लिए हमें उनकी परिभाषाओं को व्यवस्थित रूप में जानना भी ज़रूरी है। और ये जो वीडियो जो मैं आपको बना रही हूँ वो सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो कैसे? अगर 6 का बच्चा दिख रहा है या 12th का, तो उनके भी सिलेबस में भी आएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी करने वाला, जैसे कोई कुछ होते हैं ना, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके सिलेबस में भी ये सब कुछ आता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी, उनको भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि उनको उनके एग्ज़ाम में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो अब हम जानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें संबंध का बोध हो, दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में संबंध का बोध हो, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। हम परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा के माध्यम से पढ़ना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। कि जो शब्द किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से अन्य सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है, वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो किसी संज्ञा, ये जो उपवाक्य है लिखा है कि जो शब्द किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से अन्य सर्वनाम के साथ कोई भी संबंध प्रकट कर रहे हैं, वो आपका आएगा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया, एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आपको किसी भी चीज़ को जानना है, उसको समझना है और उसको आसान तरीके से समझना है, तो आपके लिए उदाहरण बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए उदाहरण पर ध्यान देना। तो संबंधवाचक का उदाहरण होगा जिसका, जो कि, जो, सो, जितना, उतना आदि। तो ये हमारे संबंधवाचक के अंतर्गत आएंगे। फिर भी अगर संबंधवाचक आपको लग रहा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तो भाई उसको उदाहरण से समझ लो। तो उदाहरण है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका संबंध, किससे बता रहे हैं? जो। तो यहाँ पे जो शब्द से किसी भी उस वस्तु का संबंध हो रहा है कि भाई जो परिश्रम करेगा वही तो सफल होगा, तो इससे में हमें उस व्यक्ति के संबंध का बोध हो रहा है, तो यह है आपका
संबंधवाचक विशेषण के संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आपको बस शॉर्ट ट्रिक में इतना याद रखना है कि जिससे किसी अन्य संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध हो रहा है, वहां पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। अब है भाई हमारा पांचवा सर्वनाम। अभी तक हमने सर्वनाम के 4 प्रकार पढ़ लिए हैं, 4 प्रकार की परिभाषा, उनके उदाहरण को जाना। अब हम 5वें सर्वनाम को जानेंगे, जिसका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपको देखते ही स्पष्ट हो गया कि भाई इसमें प्रश्नवाचक मतलब इसमें प्रश्न पूछने का जो बोध हो रहा है, उसको ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके लिए जानेंगे हम उसकी परिभाषा को। तो इसकी परिभाषा है, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में जो प्रश्न का बोध हो रहा है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। इस परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहा है कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यापार आदि के संबंध में किसी भी प्रश्न का बोध होता है। ध्यान देना, प्रश्नवाचक का मतलब किसी भी संज्ञा शब्द में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी में उनके संबंध से किसी भी प्रश्न का बोध हो रहा है, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे जानेंगे किसका, किसकी, कौन, क्या, किसने आदि। तो ये सब आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब उदाहरण दिया है भाई, उदाहरण से समझेंगे तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लिखा है कि वह किसकी किताब है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है, वह किताब है। ठीक है, तो ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन वह किसकी किताब है, तो ये प्रश्नवाचक ही तो है। तो इसमें प्रश्न का बोध हो रहा है भाई, तो ये आएगा आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। जैसे लिख दें कि यह किसने किया, नहीं यह क्या है, यह क्या है। तो इस पे हम प्रश्न ये तो पूछ रहे हैं, तो वो भी प्रश्नवाचक आएगा। यह किसने किया, तो ये किसने मतलब ये भी इसी से क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है भाई, हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपको इतना याद रखना है, जहाँ पे प्रश्नवाचक की बात आए तो वैसे शब्द जिनसे किसी भी प्रश्न के बोध का पता चल रहा है, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और सबसे आसान है भाई, इनके उदाहरण देख लो कि वह किसकी किताब है, तो इससे प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं, प्रश्न का ही तो हमें बोध हो रहा है, तो ये आपका आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ आ रहा होगा और अब आपका जो भी सर्वनाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो भाई अब हम इसका अंतिम सर्वनाम जानेंगे। अंतिम मतलब कि जो सर्वनाम के 6 प्रकार है, 5 हमने पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे छठवां। तो भाई छठवां है जो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ गवर्नमेंट के एग्जाम दिए तो मैंने देखा कि अक्सर ही निजवाचक सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई आपका जो आप एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो बहुत अच्छा जाए, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, विनती करूँगी कि भाई इस वीडियो को बहुत अच्छे से लास्ट तक देखना। अगर इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक आप देखेंगे तो भाई आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। आपका सर्वनाम से जो भी क्वेश्चन आएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो आपसे बन जाएंगे। चलिए तो अब है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, ठीक है, तो निज का मतलब होता है स्वयं का। तो इसके निज से हमें क्या पता चल रहा है, स्वयं का मतलब कि अपना। निज मतलब कि स्वयं का या अपना। तो इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि निजवाचक मतलब जिसमें स्वयं का शब्द हो, में से आप, अपना, इस तरीके के शब्द आए। फिर भी हम परिभाषा देखेंगे और जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम वह होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिससे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट होता है। ठीक है, जिससे कर्ता के साथ हमें एक अपनापन प्रकट होता है, तथा जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बात याद रखनी है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए हो रहा है, अपना मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब निज, तो जिसमें निज के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है वो आपका निजवाचक कहलाएगा। और साथ ही साथ जिसमें कर्ता के साथ एक अपनापन प्रकट हो रहा है,
कर्ता के साथ जिसमें अपनापन प्रकट हो रहा है और साथ ही साथ जिसका प्रयोग स्वयं के लिए हो रहा है, स्वयं मतलब निज के लिए हो रहा है, वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है, जैसे आपको कुछ उदाहरण देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप अपना, स्वयं, खुद या आदि कहते हैं ना कि खुद के लिए है, खुद के लिए मतलब कि मेरे लिए, मतलब कि स्वयं के लिए। ऐसे ही कहेंगे अपने लिए है, भाई ये जो करती है अपने लिए कर रही है, भाई ये जो है अपने लिए है। ठीक है, तो अपना मतलब स्वयं के लिए कर रही है। ठीक है, और एक बार हमेशा याद रखना कि निजवाचक सर्वनाम जैसे ही आप देखें तो आपको इतना तुरंत ही आप कैच कर लें कि भाई निज का मतलब है स्वयं के लिए, अपने लिए। ठीक है, तो मैं अपना लैपटॉप ले जा रहा हूँ। अगर आपको ऐसे वाक्य आ जाए और कह दिया जाए कि भाई इसमें से पहचानिए कि कौन सा सर्वनाम है, और आपको 4 विकल्प दिए जाएं और आपको पूछा जाए कि मैं अपना लैपटॉप ले जा रहा हूँ, तो यहाँ बात क्या हो रही, मैं अपना, स्वयं की बात हो रही है, निज की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम आएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आपने सुना होगा, इस वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार इस वीडियो को देखना, लेकिन देखना बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, तो हमने जाना सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा। भाई सर्वनाम की सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने जाना सर्वनाम के प्रकार, कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। फिर आपका जो सर्वनाम का जो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उसके भी आपको 3 प्रकार बताए गए हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो भी आपका 3 प्रकार का होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, क्योंकि अक्सर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हमने सर्वनाम के अन्य 5 प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनके उदाहरण देखे, उनकी परिभाषाएं देखी। अब हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। उससे क्या होगा कि जो सर्वनाम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से अपना सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को देखना। प्रश्न है किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो हमें बताना है कि किससे संबंध का बोध किससे हो रहा है, कौन से नहीं हो रहा है, कोई से भी नहीं हो रहा है, वह से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, वह तो होगा आपका निश्चित वाचक, ये आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक के अंतर्गत। अब जो है ये आपसे, इससे आपको संबंध का बोध हो रहा है, तो आपका ये तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। वैसे मैंने स्लाइड बनाते वक्त आपको इस तरीके से बनाई है कि प्रश्नों के आंसर से भी आपको वहीं पर दिए गए हैं, ऐसे टिक किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से इसको देखना, समझना कि इसमें आपका सही उत्तर होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, मतलब जिससे संबंध का बोध हो रहा है। तो कहाँ पर, जो से संबंध का बोध हो रहा है, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन गा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद है। कौन गा रहा है, तो इससे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई एक प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है कि कौन गा रहा है। अगर लिखा होता वह गा रहा है तो वो आता आपका निश्चयवाचक, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन गा रहा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो हमारा इसका चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत आसान भी। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा याद रखना, सर्वनाम के भेद याद रखना, और सर्वनाम के भेद के जो नाम होते हैं वो भी याद रखना। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार पढ़े। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अब इसके 3 प्रकार हैं, तो हमें यहाँ पर विकल्प बी में टिक करना है कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद नहीं है? और इस तरीके का प्रश्न आपसे तभी बनेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रमुख भेदों में से कौन सा भेद यहाँ पर, कौन सा, जो 4 विकल्प दिए तो 3 तो भेद दिए गए हैं, चौथा कौन सा ऐसा है जो कि उसका प्रकार नहीं है। ठीक है, तो भाई ये निज पुरुषवाचक, इसको तो भाई बहुत ही आसान से समझ ले कि 3 प्रकार दिए हैं तो 3 विकल्प हैं, लेकिन जब तक आपको उन तीनों का नाम नहीं पता होगा तब तक आपसे ये प्रश्न हल करते नहीं बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा निज पुरुषवाचक। ये क्या है? ये सर्वनाम का प्रकार है, जो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, निज पुरुषवाचक तो कोई सर्वनाम होता ही नहीं है। सर्वनाम का असली नाम है निजवाचक सर्वनाम। बाकी ये जो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट है, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शब्द में सर्वनाम है। हम, तो हमने जाना कि हम मतलब कि मैं, हम यानी कि मैं, तो मैं आपका आएगा प्रथम पुरुष में। ठीक है, मतलब कि आपका उत्तम पुरुष में, और तुम यानी कि मध्यम पुरुष, और जिसकी हम दोनों बात कर रहे हैं वो आएगा अन्य पुरुष में। ठीक है, तो मैं आपका आएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो हमारा इसका पहला वाला विकल्प सही उत्तर होगा। अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखना, सुनना। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि जो हम है वह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम निश्चयवाचक नहीं है? निश्चयवाचक जिसमें क्या हो, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, वही तो निश्चयवाचक होगा। तो हमारा इसका जो चौथा विकल्प है, किसी ने, ये हमारा सही उत्तर होगा। इससे हमें होगा अनिश्चितता का बोध। या कहते यह, वह, इसने, ये सारे निश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन किसी ने, वो है आप, इससे आपको अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? अब हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम को फिर से बताना है। कोई, कुछ, तुम, किसी, तो ये सारे हो जाएंगे हमारे प्रश्नवाचक। ठीक है, लेकिन जो तुम है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जो हमारा तीसरा विकल्प है तुम, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे तो क्लियर होता है ना कि ये तो निश्चय है कि तुम ये कर रहे हो या तुम वो कर रहे हो, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट और 10th क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन, किसे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? कौन और किसे, ये सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? विकल्प आपको 4 दिए हैं, तो भाई ये तो सिंपल सा है, आपके सामने है कि कौन और किसे, मतलब कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसका आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। चलिए, तो आज हमने जाना है कि सर्वनाम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा जानी, सर्वनाम के प्रकार जाने, और सर्वनाम के उदाहरण भी जाने, और सर्वनाम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब सर्वनाम में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।